Hello friends, I am Dr. Nilesh Savan and I am back with a new lecture on the topic animal tissues. So in the previous video we have completed the striated muscles and we have seen just the structure of the striated muscles. So in now we'll see the other two types of the muscles, that is the smooth muscles and the cardiac muscles. ये ज्यादा लेंदी नहीं है, शॉर्ट में दिए गए एंड विल सी द लास्ट टॉपिक फॉर दिस लेसन विल बी द नर्वस टिश्यू. सो फटाफट देखते हैं. सो इफ वी स्पीक ऑफ मसल्स, स्ट्राइटेड हो गया. सो नाउ विल सी स्मूथ, या हम इन्हीं को ही बोलते हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल्स. हम इन्हीं को बोलते हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल्स. अब ये क्या होते हैं, तो इनके फीचर्स क्या है, पहले तो देखते हैं स्ट्रक्चर. अब ये स्ट्राइटेड जितने कॉम्प्लिकेटेड तो श्योर भी नहीं है, तो ये कैसे होते हैं. सो दे आर फ्यूजिफॉर्म. फ्यूजिफॉर्म का मतलब होता है कॉर्नर से टेपरिंग बीच में खुले हुए, स्वोलन लाइक दिस. सो दिस इज अ फ्यूजिफॉर्म शेप. सो ऐसे करके ही बाकी सेल्स इसमें लगे हुए होते हैं लाइक दिस. सो इस तरीके से तुम्हें ये मिलेंगे, ठीक है. फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्हीं को जोड़कर ऐसे, ठीक है. फिर इन्हीं को जोड़कर ऐसे. सो दे आर, जैसे तुम देख रहे हो, दे आर नॉट फिलामेंटस, दे आर फ्यूजिफॉर्म. फ्यूजिफॉर्म मतलब स्वोलन इन द मिडल, जहां पे न्यूक्लियस है, टेपरिंग एट बोथ द एंड्स. तो इसे हम फ्यूजिफॉर्म टाइप बोलते हैं. इनमें कोई स्ट्राइशंस नहीं होते. ऑब्वियसली दे विल स्क्वीज लाइक दिस, दे विल स्क्वीज लाइक दिस, ठीक है. सो ये सब एक साथ स्क्वीज होते हैं. दे आर लाइक फ्लैट, व्हाट यू कैन से लेयर लाइक में तुम्हें ये सेल्स अरेंज्ड मिलेंगे. सो देख सकते हो शेप वाइज बोलो, दीज आर elongated and fusiform. fusiform का मतलब क्या होता है, टेपरिंग एट बोथ एंड्स, दोनों साइड से वो टेपरिंग है. एंड स्वोलन फ्रॉम सेंटर और मिडल, जो भी बोलना है बोलो. सेंटर में स्वोलन है, एंड्स पे टेपरिंग है. सो इन दिस वे. देन दूसरी बात, इनमें कोई स्ट्राइशंस नहीं है, ठीक है. नो स्ट्राइशंस, कोई अल्टरनेट डार्क बैंड, लाइट बैंड, ऐसा कोई लफड़ा इसमें है ही नहीं. यही सेल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं. दूसरा सबसे मेन, ऑल आर मोस्टली इनवॉलेंटरी, ठीक है. मतलब दे आर नॉट अंडर आवर विल पावर. ब्रेन इन्हें डायरेक्टली कंट्रोल करता है, दे डू दे फंक्शन रेगुलरली. इनवॉलेंटरी है, बट इसमें कमाल एक ये है, दे मतलब पावरफुल नहीं है. मतलब जैसे स्ट्राइटेड मतलब कुछ हेवी चीज रहेगी तो मैं उठा सकता हूँ. सो स्ट्राइटेड मसल्स की एक खूबी कि दे आर पावरफुल मसल्स, दे कैन जनरेट लॉट ऑफ पावर, बट दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट टाइम. मतलब अगर मेरे को बोला 100 मीटर भागो फुल स्पीड से, अगर ऑब्वियसली इफ आई एम नॉट ट्रेन्ड इनफ फॉर रनिंग इन दैट वे, सो मैं थोड़ा दूर भागते से ही रुक जाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली या स्पीड कम हो जाएगी, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन फॉर इट. तो अगर ट्रेनिंग करे सो यू कैन रन फास्ट टू, बट यू कांट डू इट. जैसे मैराथन रनर है, अब टिपिकल मैराथन रनर्स बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अपने स्ट्राइटेड मसल्स को वैसे ट्रेन करते हैं, एक्लेमेटाइज करते हैं. पर एक इनएक्सपीरियंस्ड गाय को बोला भागो मैराथन, सो ऑब्वियसली उसके लिए क्या होगा, ही विल गेट फटीग्ड. मतलब स्ट्राइटेड मसल जल्दी थक जाते हैं. पावर जरूर देते हैं बट वो थक जाते हैं जल्दी, इसलिए आफ्टर डूइंग सम वर्क यू गेट एग्जॉस्टेड. बट ये कैसे है, ये इनवॉलेंटरी है. देन ये उतने पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस नहीं देते एज स्ट्राइटेड. सो नॉट पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस एज स्ट्राइटेड. मतलब ये भी कॉन्ट्रैक्शन, उससे भी फोर्स जनरेट होगा नो डाउट, बट वो जैसे खाने के लिए, मतलब जो ये कहाँ मिलते हैं अपने को, तो जीआईटी में. इसोफेगस खाना, तो थोड़ा पुश करके खाना आगे जाएगा स्लोली. So not powerful contraction as compared to the striated one. And सबसे main advantage, can work for prolonged period. मतलब सिंपल है, अगर मैं डंबल्स लेके
repetitions मारो हाथ के लिए, बाइसेप्स के लिए, so they will get exhaust after some time. Obviously 10 or 12 repetitions, 15 repetitions depend on person to person. वो होने के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म, फिर तुम उठा भी नहीं पाओगे भले. सो ये है मतलब दे विल एक्सर्ट, स्ट्राइटेड की बात करो, स्ट्राइटेड की दे विल एक्सर्ट लॉट ऑफ पावर बट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. इधर उल्टा है, दे विल नॉट एक्सर्ट दैट मच पावर बट दे कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. जैसे एक बार तुमने खाना खाया, ये स्मूथ मसल्स अगले 5 से 8 घंटे तक काम करते हुए रह सकते हैं नॉन स्टॉप विदाउट गेटिंग फटीग्ड. सो ये सबसे बड़ा कंपैरिजन है. तो अगर मुझे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट फोर्स चाहिए, वहां पे काम करना है तो स्ट्राइटेड मसल्स का हम सहारा लेते हैं. जहां पे प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कुछ काम है, स्लो वर्क चाहिए बट कंटिन्यूअस वर्क चाहिए, वहां पे बॉडी में स्मूथ मसल्स तुम्हें मिलते हैं. सो दीज आर द मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग दैट स्मूथ मसल्स. सो इलोंगेटेड फ्यूजिफॉर्म, दैट मींस टेपरिंग एट बोथ एंड्स and surrounded and swollen at the middle or the center. No striations, ठीक है, no striations would be the better word. No striations seen, alternate light band dark band ऐसा कुछ नहीं है. Involuntary है, मतलब not under travel but brain control कर रहा है. Not powerful contractions as that of striated but they can really work for a prolonged time. 3-4 घंटे on a straight ये मसल कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं विदाउट गेटिंग फटीग्ड. तो ये इनका सबसे बड़ी खूबी है. सो स्मूथ मसल्स समझे हैं, ये उसका डायग्राम है व्हिच यू कैन टेक. सो पॉज करके तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी भी ले सकते हो इफ यू वांट. सो यू कैन टेक दिस. सो नेक्स्ट वन इज जो लास्ट वाला है वो कार्डियक मसल है. नाउ कार्डियक मसल्स लगभग ये इन दोनों के ब्लेंड है. देखो स्ट्राइटेड की खूबी क्या है कि पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस है बट उनमें एक खामी है, वो जल्दी थक जाते हैं. स्मूथ मसल्स की भी एक खूबी है कि ये प्रोलॉन्ग समय तक काम कर सकते हैं, पर इनमें एक दिक्कत है, ये इनके कॉन्ट्रैक्शंस उतने पावरफुल नहीं होते. बट कार्डियक जो मसल है ये इन दोनों का परफेक्ट ब्लेंड है. सो कार्डियक मसल्स की बात करते हो तो नाम में ही मीनिंग झलक रहा है कि ये मसल्स कहाँ पाए जाते होंगे. कार्डियक obviously which means heart. तो हार्ट के स्पेशल मसल्स है, बिकॉज देखो हार्ट के मसल्स में दोनों खूबी चाहिए, जो स्ट्राइटेड की है और नॉन स्ट्राइटेड की है. स्ट्राइटेड का मतलब क्या, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज हार्ट हैज टू पंप द ब्लड till your you can say tip of your hair till your tip of your what you can say toes. So पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है. तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट कि वो ब्लड को इतना पुश कर सके, ये होना चाहिए. इसके लिए पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, प्लस थकना भी नहीं चाहिए. अगर हार्ट थक गया तो अपन थकेले हो जाएंगे, मींस सिंपल निकल लेंगे. सो हार्ट अगर थक गया, हार्ट के मसल्स अगर एग्जॉस्ट हो गए, फटीग हो गए, एंड इफ दे स्टॉप टू वर्क अगेन ऑब्वियसली वी विल डाई. सो उनमें ये एबिलिटी चाहिए कि ये कंटिन्यूअसली काम करे. मतलब सोचो जब हम माँ की कोख में 1 मंथ के होते हैं, 1 मंथ का माँ की कोख में, मींस व्हेन वी आर फॉर्मिंग, मींस व्हेन वी आर फॉर्म्ड इन द मदर्स यूटेरस, on the 23rd day of the first month हार्ट बीट्स शुरू हो जाती है उस एम्ब्रियो में. हार्ट बीट्स शुरू हो जाती, मतलब उस फर्स्ट मंथ से ऑब्वियसली, पर उस वक्त हमें सुनाई नहीं देती. अगर हम स्टेथोस्कोप लगा के किसी प्रेग्नेंट वुमन के फर्स्ट मंथ में अगर हम सुनने की कोशिश करें तो नहीं होती, काफी वीक होते, बट नेवरदलेस क्योंकि बच्चा भी पूरा कहाँ बना होता है. So weak but सही, but they start to work. Evidently हमें सुनाई देते हैं from 4th month onwards. मतलब मदर जब 4th मंथ प्रेग्नेंट होगी तब अगर हम स्टेथोस्कोप से ठीक से सुने तो हमें बच्चे की हार्ट रेट सुनाई दे सकती है. सो हार्ट बीट सुनाई दे सकती है, सॉरी. सो इतना मतलब तब से वो काम कर रहा है टिल वी डाई. ठीक है, ऑन एन एवरेज पर्सन की लाइफ स्पैन 70 से 80 साल हम पकड़ते हैं. 100 इयर्स बोलते हैं बट 70 to 80 में मेजॉरिटी लोग पार कर ही लेते हैं. इतने साल 24/7 कंटिन्यूअसली मसल्स ये काम करते, कौन से, हार्ट के, इसलिए बहुत यूनिक है. तो ये क्या है ऐसा इनमें, तो पहला हम देखते हैं स्ट्रक्चर. अगेन ये भी थोड़े बहुत अगर देखो तो दे आर ब्लेंड ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स एंड दे आर ब्लेंड ऑफ नॉन स्ट्राइटेड मसल्स. दोनों का ही तुम्हें वहां पे देखने को मिलेगा. सो देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है. सो ये यहाँ पे है
ये एक है in this way, so ये this is over here, this is over here, this is over here, यहाँ पे है like this. Okay, so अभी ये एक एक सेल है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, इसका ऊपर वाले का यहाँ पे है और ये यहाँ पे है. सो अगर हम इन मसल्स को देखें तो इनमें तुम्हें सिंगल न्यूक्लियस मिलता है, पर इनमें तुम्हें स्ट्राइशंस भी मिलते हैं, मतलब अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स तुम्हें यहाँ पे भी मिलेंगे. अल्टरनेट लाइट डार्क बैंड्स तुम्हें इनमें मिलेंगे, बट तुम स्ट्राइटेड के मुकाबले इनमें एक फर्क देख सकते हो. सॉरी, जो ओरिजिनल स्ट्राइटेड मसल्स है उनके मुकाबले तुम इसमें एक फर्क जरूर देख सकते हो. हमने जब स्ट्राइटेड निकाले थे वो इंटरकनेक्टेड नहीं होते. सबको पता है, हमने मायोफाइब्रिल्स निकाले थे, तो ये मायोफाइब्रिल लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क. सो अगला वाला इसके करीब जरूर होता है, बट वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते. तुम यहाँ पे देख रहे हो एक कार्डियक मसल दूसरे कार्डियक मसल से कनेक्टेड मिलता है विद द हेल्प ऑफ दिस क्रॉस ब्रिजेस. सो इनकी मदद से ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल. सो ऐसे करके ये सेल्स एक सीध में लगे होते हैं. तो इनमें खूबी क्या है? कार्डियक मसल्स आर striated. You can see they are again filamentous, striated, filamentous मतलब thread like, ऐसे filaments जैसे दिख रहे तुम्हें. Then they are striated, ठीक है. Then also they have single nucleus. They have single nucleus. Then they are branched and interconnected with other cardiac cells. ये तुम्हें striated में नहीं मिलता, पर एक है these are involuntary. Obviously heart muscles हमारा मतलब हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते कि अभी बीट करेगा वगैरह, जैसे हम लोग नॉर्मली हैंड रेज वगैरह करते हैं हार्ट को, वैसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते. सो ये इसकी खूबी है. सो इसमें कमाल की खूबी ये है कि यहाँ पे जो दो सेल्स है एडजेसेंट सेल्स जो यहाँ तुम देख रहे हो, ये होता है इंटरकैलेटेड डिस्क्स. और ये क्या करते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क्स ये एक सेल को मिला हुआ सिग्नल दूसरे सेल में पास ऑन कर देते हैं. सो ऐसे करके ये सिग्नल इधर से जाके इस सेल को भी पहुंच जाएगा. सो अगर मैंने इस सेल को सिग्नल दिया ना, पूरा हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है. मतलब एक स्टिमुलस, इधर ऐसा नहीं है. स्ट्राइटेड के केस में अगर ये सपोज 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 मायोफाइब्रिल्स है ना, तो हर एक मायोफाइब्रिल को नर्व का एक एक सिग्नल ब्रांच जाता है, और हर एक फाइबर सेपरेटली स्टिमुलेट होता है. बट फर्क ये कि सब स्टिमुलस एक साथ भेजे जाते हैं, इसलिए सब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हमें उसका कंबाइन इफेक्ट नजर आता है. पर स्ट्राइटेड मसल में ईच एंड एवरी मायोफाइब्रिल को नर्व सिग्नल जाता है. ईच एंड एवरी मायोफाइब्रिल को सेपरेट, मतलब उसी नर्व से आया सिग्नल ब्रांच होके सबको इक्वली जाएगा. इधर ऐसा नहीं, इधर मैंने एक को भी स्टिमुलेट किया, पूरा मसल सेल मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट होता है. मतलब इसी को हम कहते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल. काम करेंगे तो सब, नहीं तो कोई नहीं करेगा. इसलिए हार्ट में इश्यू होता है. अगर किसी हार्ट के सर्टेन पैच को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिला या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, एंड इफ दोस सेल डोंट वर्क, हार्ट भी काम नहीं करेगा. दैट इज नथिंग बट कार्डियक अरेस्ट. ठीक है. सो अगर सडनली इसका ब्लड सप्लाई न्यूट्रिएंट सप्लाई मैंने बंद कर दिया, कुछ सेल्स अगर डैमेज हो गए, पूरा हार्ट मसल डैमेज हो जाता है and you get a heart attack and obviously that can lead to death. So intercalated disc का काम ये है कि वो दूसरे सेल्स टू सेल्स में ये पास ऑन कर देगा सिग्नल, so that all of them can contract equally and simultaneously. Involuntary है which is not controlled under our will. Branched and interconnected होते हैं. Here you can see those single nucleus in per cell, they are striated and filamentous. So in this way, this is how cardiac muscle work. लोकेशन सबको पता है, हार्ट ही है, दूसरा कहीं और नहीं है. हमने पहले के भी पढ़े थे जीआईटी सॉरी स्मूथ मसल्स का लोकेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. यहाँ पे तुम्हें स्मूथ मसल्स ज्यादा मिलते हैं. बाकी शरीर के जितने मसल है सब स्ट्राइटेड है.
ठीक है। सो ये एक ही जगह मिलता है हार्ट में, बिकॉज तुम समझ सकते हो हार्ट को नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली काम करना है, ठीक है, रिलेंटलेसली काम करना है, एंड टिल द डेथ इट हैज टू वर्क एंड वर्क एंड वर्क। सो ऐसा स्टैमिना ये इसमें है, इनवॉलेंटरी है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स heart muscles are what you can say, they are able to sustain their work through a very long time। देखो एटलीस्ट ट्राइटेड थकेंगे, कभी कभी स्मूथ थकेंगे, ये उतने जल्दी थकते नहीं है। सो दीज आर क्वाइट what you can say modified muscles basically for the heart to work। so this ends with the muscles part, and the last topic जो बचता है इसमें वो है nervous tissue, ठीक है। जो इसमें बचता है वो है nervous tissue, ठीक है। सो नर्वस टिश्यू में हम क्या देखेंगे? सो हम देखते हैं इसमें ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, क्योंकि हमें अगले साल 12th स्टैंडर्ड में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिटेल में, तो उसमें हम देखेंगे नर्व्स का पूरा कंडक्शन कैसे होता है, ट्रांसफर कैसे होता है। हमें यहाँ पे इस लेसन में सिर्फ नर्व का स्ट्रक्चर एंड उसके टाइप्स, तो हमको 3 तरीके से नर्व्स को क्लासिफाई किया गया है वो देखना है, एंड न्यूरॉन कैसे होता है। सो नर्वस टिश्यू ऑब्वियसली इसका मेन मकसद इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका मकसद ये है कि बॉडी के सभी टिश्यूज या ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर काम करें सो एज टू इफेक्टिवली वर्क दिस बॉडी आउट। सो नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें तो क्या क्या मिलता है, सबको पता है। तो ये अगर हम देखें टेक्निकली तो ऐसा होता है। सो ये सेल है जो मॉडिफाई हो गया इन दिस वे, तो मैं इसके ब्रांचेस भी ड्रॉ कर सकते हैं तुम लोग। तो ये तुम्हें होते हैं एक्सोनिक नॉब्स, ठीक है, ये तुम्हारा ब्रांच है। सो ये सेल मेम्ब्रेन ही है जो इतनी खींच गई है, ये सेल मेम्ब्रेन ही है, फिर ये जो पूरा एक्सॉन बना है वो उसी से ही बना है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही मिलेगा, यहाँ पे भी वैसा ही ब्रांचिंग मिलने वाला है तुम्हें। सो ये डेंड्राइट्स है जिन्हें हम कहते हैं, एंड दीज आर ब्रांच्ड एंड दीज आर नथिंग बट अगेन एक्सटेंशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इन्हें भी हम एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो देखते हैं पार्ट्स क्या होते हैं न्यूरॉन के। तो ऑब्वियसली दिस वन इज द साइटॉन, जिसको न्यूक्लियस भी कहते हैं, हम इसे साइटॉन, न्यूक्लियस या कैरियन, कैरियन मींस न्यूक्लियस या साइटॉन बोल सकते हो। सो दिस रीजन इज साइटॉन और दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो मेन बॉडी होती है नर्व की, दैट इज नथिंग बट साइटॉन और कैरियन। ये जो तुम्हें ब्रांचेस नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, हम इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। तुम देख सकते हो सारे मिलकर एक यहाँ पे एक उभार बनाते हैं, दिस इज एन प्रोजेक्शन। इसे अपन एक्सोनिक हिलॉक, जहाँ पे एक्सॉन साइटॉन से मिलता है, हम इसे कहते हैं एक्सोनिक हिलॉक। ये नर्व इंपल्स जनरेशन में तुम्हें सीखने को मिलेगा कि इसका फंक्शन क्या है। देन ऑब्वियसली दिस इज एक्सॉन, बट सभी एक्सॉन्स ऐसे डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होते, ये दे आर कवर्ड बाय अ लिपोप्रोटीन शीट और लिपिड शीट, जिसे हम लोग कहते हैं माइलिन शीट, ठीक है। सो ये वाली जो है ऑब्वियसली यहाँ पे सेल्स है होते हैं जो ये माइलिन शीट बनाते हैं। सो ये जो है वो है माइलिन शीट। इसका फंक्शन ये है कि ये नर्व इंपल्स को फास्टर क्या बोल सकते हैं, फास्टर ट्रैवलिंग में मदद करता है। ये जो गैप्स है जहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट है उसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड्स ऑफ रैनवियर। ये इंटरनली जो लेंदी प्रोसेस, देखो ये छोटे छोटे प्रोसेस है, ये सबसे लेंदी प्रोसेस है। इस लेंदी प्रोसेस को हम लोग एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन के ब्रांचेस है। और ये जो होते हैं वो सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं जो दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। सिनेप्टिक नॉब्स का काम क्या होता है, इंटरकनेक्शंस, दूसरे नर्व के साथ मतलब सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए ये डिजाइन होता है। ऑब्वियसली ये जो दिख रहा है तुम्हें वो है सेंट्रल एक्सॉन, ठीक है।
ये होता है सेंटर। अब एक एक का फंक्शन देखते क्या क्या है। नाउ डेंड्राइट्स का काम क्या है, इज टू रिसीव द सिग्नल, और सादी भाषा में रिसीव द स्टिम्युलस। सो स्टिम्युलस मतलब क्या, एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसे हम स्टिम्युलस कहते हैं। जैसे एग्जांपल, तुरंत ठंडी बढ़ गई है तो फिर मुझे फील हो जाता है दिस इज मच कूलर, सो दैट्स अ स्टिम्युलस। सो फील कैसे हुआ, तो जो स्किन है, स्किन के जो हेयर्स है उसके नीचे जो है ये डेंड्राइट्स लगे हुए हैं, so they can feel this change in the environment, that is stimulus. So इनका सभी का काम क्या है कि न्यूरॉन की तरफ towards the neuron center सिग्नल लेके आए, so they bring the signal सादी भाषा में। देन जो न्यूक्लियस है ये इसके ऊपर सोचेगा क्या करने का, क्या ये सिग्नल का आंसर क्या देना है, तो ये उसका काम है। इवन इसके अंदर रेगुलर ऑर्गेनेलिज है, माइटोकॉन्ड्रियाज, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स बोलो, फिर हाँ एक चीज है, इनमें राइबोसोम्स आर रिप्लेस्ड बाय सम मोर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली, जो कि राइबोसोम्स का ही वर्जन है, दे आर निसल्स ग्रैन्यूल। एंड ऑब्वियसली इनका काम क्या है, इज प्रोटीन सिंथेसिस, दे हेल्प इन फास्टर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स भी प्रोटीन फैक्टरीज है, बट ये उनसे फास्टर रेट में प्रोटीन्स जनरेट कर सकते हैं, सो निसल्स ग्रैन्यूल, सो दे आर लिटिल बिट यू कैन से मॉडिफिकेशंस ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट वन देख सकते हो, जो इसका साइटो सेल मेम्ब्रेन वो इतना इलोंगेट हो गया है, जो एक लंबा प्रोसेस है वो एक्सॉन, एक्सॉन का काम क्या है, इज टू ये लेके आता है, सो दिस विल टेक अवे द सिग्नल फ्रॉम द न्यूरॉन। सो यहां से सिग्नल एंटर करता है, यहां से एग्जिट मारता है, तो एक ही है वो एक्सॉन, सिंगल एक्सॉन होता है हर न्यूरॉन को, और उसका काम क्या है, टू टेक अवे द रिस्पॉन्स। स्टिमुलस आ गया, डेंड्राइट ने रिसीव किया, इसने कुछ तो भी सोल्यूशन निकाला, क्या करने का इसके लिए, तो वो रिस्पॉन्स, अब वो आंसर बन चुका है, स्टिमुलस का क्या बन चुका है, आंसर। सो आंसर जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो एक्सॉन कैरी करेगा। अब अगर ये माइलिन शीट नहीं होती, देन दैट रिस्पॉन्स वुड हैव टू ट्रैवल द एंटायर लेंथ, बट बिकॉज ऑफ दिस माइलिन शीट वो सिग्नल यहाँ से जंप करता हुआ डायरेक्टली पहुंच जाता है, सो इट सेव्स टाइम एंड ऑब्वियसली इससे स्पीड बढ़ जाती है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई एक्सॉन्स मतलब न्यूरॉन्स का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफी फास्ट होता है। एंड ये जो गैप्स हैं हम उसे क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर। माइलिन शीट लिपोप्रोटीनियस मतलब शीट है, कार्बोहाइड्रेट भी ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा है, सो माइलिन इज मोर ओवर फैट, लिपिड्स का ही एक लेयर होता है, प्लस कार्बोहाइड्रेट्स प्लस सम प्रोटीन्स मिक्स्ड होते हैं। सो माइलिन शीट का काम क्या है, इज टू इंसुलेशन जैसा है, तो पता है करंट, फैट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, तो करंट हैज टू जंप लिटरली in those gaps so as to conduct, and hence they help in faster conduction of the impulse. Synaptic knobs are made for connections. Connection मतलब क्या, अगला वाला जो न्यूरॉन होगा, होप्स में से इसका हेड दिखा रहा हूं, सो इसका जो डेंड्राइट होगा वो इसके साथ इंटरकनेक्टेड होगा। सो इन दिस वे the dendrite of the next neuron interconnects with the cell, they are not stick to it। अब इन दोनों के ये जंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिनैप्स। सिनैप्स इज द जंक्शन वेयर एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन मीट्स विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। ये उल्टा भी बोल सकते हो, डेंड्राइट एक्चुअली एक्सॉन का सिग्नल डेंड्राइट में पहुंचेगा, ठीक है। सो इसको हम गैप को, इनके बीच के जंक्शन को सिनैप्टिक गैप, सिनैप्टिक क्लेफ्ट, जो स्पेस है उसको हम सिनैप्टिक क्लेफ्ट, ये जंक्शन को सिनैप्स बोलते हैं। ये डेंड्राइट है, ये सिनैप का नॉब है। तो होप्सो सबको ये समझा है कैसे न्यूरॉन के पार्ट्स और उनके फंक्शंस क्या है। एक्सॉनिक हिलो का काम क्या होता है वो भी बता देता हूं। यहां से एक सिग्नल आया, यहां से सिग्नल आया, यहां से सिग्नल आया, ये सभी सिग्नल को सम अप करके एक्शन पोटेंशियल, मतलब एटलीस्ट उस सिग्नल का वोल्टेज इतना चाहिए कि वो सिग्नल की तरह उसे परसीव करे, ठीक है। नॉर्मली -70 मिलीवोल्ट्स ये रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, बट अगर ये सिग्नल -60 मिलीवोल्ट के ऊपर का रहा ना, तब वो एक सिग्नल की तरह कंसीडर किया जाता है। एक्टिव पोटेंशियल जो होता है वो 30 मिलीवोल्ट्स तक होता है, बट एनीथिंग अबव -60 मिलीवोल्ट, जो -70 से ज्यादा है,
तो उसे सिग्नल की तरह परसीव किया जाता है, ठीक है। रेस्टिंग पोटेंशियल उतना होता है -70। इट हैज टू बी एक्शन पोटेंशियल, मतलब अगर चाहते हो कि वो सिग्नल ट्रैवल करे अच्छे से, सो वो प्लस में होना चाहिए। सो हम आगे पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, ये डिटेल में है कि एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल वगैरह वगैरह सब कुछ उसमें पढ़ेंगे। हमें फिलहाल यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर देखना था। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉन। नाउ हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। बस ये लास्ट 3 पार्ट जो हमें बचे हुए यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो मैं तीनों फ्लो चार्ट मैनर में बता रहा हूँ। पहला, बेस्ड ऑन माइलिन शीट, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट, न्यूरॉन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक है माइलिनेटेड, मतलब जिनके ऊपर ऑब्वियसली माइलिन शीट है, एंड दूसरे आते हैं नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड, सिंपल, इधर माइलिन शीट इज प्रेजेंट एंड यहां पे माइलिन शीट इज एब्सेंट। अब इसका फायदा क्या, इनकी स्पीड ज्यादा होती है। मतलब अगर हम देखें टेक्निकली, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में से जो इंपल्स है वो कितनी फास्टर रेट में ट्रैवल करता है, ऑलमोस्ट 320 मीटर्स पर सेकेंड। अपनी बॉडी हार्डली 320 to 340 है, अपनी बॉडी हार्डली 2 मीटर लंबी होती है। जो 6 फुट का इंसान है उसकी बॉडी मतलब 2 मीटर्स होती है। सो उस पर्सन में अगर 340 मीटर्स पर सेकेंड से करो तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो 170 बार वो सिग्नल 1 सेकंड में ऊपर से नीचे जा सकता है। 170 बार 1 सेकंड में। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाउ स्पीड इट इज। सिग्नल तो एक ही बार भेजना होता है, सो समझ सकते हो द रिस्पॉन्स इज सो क्विक। ये जबकि 220 240 मीटर्स पर सेकंड, तो ये 320 340 है, ये 220 240 है। तो देख सकते हो फर्क तो बहुत है, मतलब 100 मीटर पर सेकंड का फर्क है। बट स्टिल दिस इज आल्सो फास्ट इनफ, दिस इज नॉट सो डैम वीक। मतलब बोल सकते हो नॉन माइलिनेटेड भी मतलब एकदम ढीले ढाले नहीं है, स्टिल दे वर्क वेरी वेल, बट और फास्टर के लिए माइलिनेटेड चाहिए होता है। नेक्स्ट वन, न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। तो फंक्शन वाइज 3 है। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, एक होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, और एक होते हैं एसोसिएशन या इंटर न्यूरॉन, हम इन्हें बोलते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन, और हम इसे बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। अब इसका एग्जांपल देने के लिए मैं एक स्पाइनल कॉर्ड का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये डॉर्सल हॉर्न, ये वेंट्रल हॉर्न। तो होता क्या है, सपोज ये स्किन है, स्किन से आने वाली जो नर्व है वो सिग्नल लेके आती है इन दी स्पाइनल कॉर्ड। देन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन होता है वो इंटर न्यूरॉन, और यहाँ से इसको कनेक्टेड करके जो न्यूरॉन गया है और जो मसल्स को दे रहा है वो मोटर। मतलब सिंपल एग्जांपल, किसी ने पिन चुभाई, तो ये पिन जो स्किन में चुभी है ये पकड़ता है, ये स्टिमुलस पकड़ता कौन, जो नर्व है, जो सिग्नल ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके आती है, हम उसे कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो नर्व सिग्नल लेके आती है वो सेंसरी। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स है ये प्रोसेसिंग का काम करते हैं, आंसर क्या निकालने का। मतलब क्या, अभी पिन चुभी है तो दूसरे हाथ के मसल को बोल के पिन निकालो। अगर सपोज ये हाथ को पिन चुभ गई है तो फील तो हो गया कि पिन चुभी है, तो सिग्नल क्या आता है भाई, दूसरे हाथ से तुरंत पिन निकाल दो। तो फिर इसके लिए मसल मूवमेंट चाहिए। सो फिर ये रिस्पॉन्स भेजता है ऑपोजिट साइड के हैंड को। सो ये जो जिसने ये आंसर निकाला ये इंटर न्यूरॉन, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड में, और उसके पास से जो सिग्नल मसल के पास लेके गया मोटर न्यूरॉन। मतलब जो स्टिमुलस लेके आया सेंसरी, जिसने स्टिमुलस को प्रोसेस किया वो इंटर न्यूरॉन, और जिसने रिस्पॉन्स भेजा क्या करने का उस स्टिमुलस का, तो उसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। सबको समझा है? सो ये 3 फंक्शंस है, एंड द लास्ट वन ऑफ दिस इज डिपेंडिंग क्यू ने कितने प्रोसेसेस होते हैं। डिपेंडिंग क्यू ने कितने प्रोसेसेस होते हैं। तो
एक न्यूरॉन जो होता है वो है यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर मतलब क्या, उसको साइटॉन है और एक्सॉन है, डेंड्राइट्स है ही नहीं, डेंड्राइट्स है ही नहीं। इसके एग्जांपल्स हमें दो ही जगह मिलते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स मतलब नाक में जो स्मेल करने के लिए जो हम जो इधर रिसेप्टर्स है वो यूनिपोलर न्यूरॉन्स है, एंड गस्टो रिसेप्टर्स मतलब टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स दे आर एग्जांपल ऑफ यूनिपोलर न्यूरॉन्स। मतलब टंग में ये साइटॉन है, इसको छोटे से हेयर, दे आर नॉट डेंड्राइट्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो इससे कनेक्टेड है, और ये डायरेक्टली सिग्नल ब्रेन के पास लेके जाएगा। तो यूनिपोलर न्यूरॉन दो जगह है, नाक में और टंग पे, याद रखोगे। बाइपोलर न्यूरॉन का मतलब क्या है, एक ही डेंड्राइट और एक एक्सॉन। तो ये बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ये कहां मिलते हैं, तो ये मिलते हैं सिर्फ रेटिना में, आंखों में, रेटिना ऑफ आई, बस उतनी जगह मिलते हैं। बाकी पूरे बॉडी के जितने न्यूरॉन्स हैं सब मल्टीपोलर है, जो मैंने ड्रॉ किया था कि उसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स है। ऑब्वियसली एक्सॉन एक ही होता है, सो मल्टीपल डेंड्राइट्स एंड एक एक्सॉन, तो हम इसे मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। एंड ये पूरे बॉडी के बाकी जितने न्यूरॉन्स हैं इन तीन जगहों को छोड़ के वो सब ये कैटेगरी के। तो होप सो गाइस न्यूरॉन्स, नर्व टिश्यू ये भी सबको क्लियर है। इसका डिटेल देखने के लिए अपने को चैप्टर ही है 12th स्टैंडर्ड में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सब हम वहां देखेंगे, ब्रेन और उसके अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स एंड ऑल दैट सब। सो गाइस होप सो ये लेसन सबको क्लियर है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इन द न्यू चैप्टर। टिल देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू लेटर।